हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो जैसा कि आप लोग इंतजार कर रहे थे, चैप्टर 2 भी आए शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर 2 को लेकर, जो कि है ह्यूमन सेटलमेंट्स। और इसको हम मात्र 30 मिनट्स के अंदर ही वो सारे मेन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाइए कि इससे ज़्यादा बोर्ड के एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, जितना हम लोग अभी तुरंत कवर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ एकदम टू द पॉइंट वाली बात करेंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मैंने वहीं से सारे यहाँ पे इस नोट्स में वहीं सारे पॉइंट्स उठाए हैं जो पेपर में डायरेक्ट आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है ह्यूमन सेटलमेंट आखिर। तो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे इंसान रहते हैं, जहाँ पे लोगों की आबादी रहती है, वही कहलाता है ह्यूमन सेटलमेंट। अब ये कई तरीके के हो सकता है एक वो मेगा सिटी हो सकता है एक गांव हो। ठीक है, ये भी हो सकता है कि गांव ना होकर के छोटा छोटा पुरवा हो, मतलब 2 घर यहाँ पे, 2 घर यहाँ पे, 4 घर यहाँ पे, इस तरीके से करके हो। ये भी हो सकता है कि एक घर यहाँ पे, एक घर 1 किलोमीटर दूर, ऐसे भी हो सकता है। तो ये सारे सेटलमेंट्स के अलग अलग फॉर्म हैं। ठीक है, उनके पीछे के अपने कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स हो सकते हैं, या फिर और कोई कल्चरल रीजन्स हो सकते हैं, कुछ कास्ट बेस्ड रीजन्स हो सकते हैं, फिर कोई रिलीजन से रिलेटेड कुछ रीजन्स हो सकते हैं। तो आज हमको इन्हीं सब 4 चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आखिर सेटलमेंट है क्या। जैसे कि मैंने पहले बोल दिया कि सेटलमेंट क्या है, जहाँ पे इंसानों की आबादी रहती है और वो किसी भी तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उनका जो व्यापार होता है, जो इकोनॉमिक मूवमेंट होता है, वो एक दूसरे से रिलेट रहता है। जैसे कि अगर एग्जांपल सिंपल से ले लें, क्या गांव के लोग शहरों से रिलेट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो शहरों को जो रॉ मटेरियल मिलता है, जैसे मान लो शहरों में फैक्ट्री लगी हुई है, तो फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए मान लो ब्रेड बनना है, तो ब्रेड बनाने के लिए जो गेहूं आ रहा है वो गाँव से आ रहा है। ठीक है, और फिर उस ब्रेड को बेचा कहाँ जाता है? तो गांव में ही बेचा जाता है, जाके गांव में, शहर में। तो देखा जाए तो दोनों गांव और शहर एक दूसरे से कनेक्टेड है किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, बात समझ आ रहा है ना। तो जैसे गांव वाले कह सकते हैं एक प्रकार से रॉ मटेरियल शहर को देते हैं, तो शहर वाले फैसिलिटी बना के वो गांव तक पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन रहता है सभी में। तो वही आज हमको समझना है कि जरा देखिए, अगर कोई पूछे ह्यूमन सेटलमेंट की डेफिनेशन क्या है, तो मैंने डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, अ क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप ऑफ साइज। इस पे ध्यान रखना कि साइज कैसा भी हो सकता है, वो एक घर का हो सकता है, 1000 घर का भी हो सकता है। ठीक है, वो सबके सब सेटलमेंट कहलाएंगे। जहां पे रहते कौन है? ह्यूमन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं अपनी ह्यूमन रहेंगे। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जनरली एक कैरेक्टर जो होता है वो इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है। इकोनॉमिक कैरेक्टर का मतलब वही जो मैं अभी जस्ट समझा रहा था कि कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल लेना है शहर वालों को, फैक्ट्री में कुछ मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो गांव में जाएंगे। जब वो सामान पूरा मैन्युफैक्चर हो जाएगा, फिर उसको सेल करने के लिए ज्यादातर शहर में भी होता है और फिर गांव में जाता रहता है। ठीक है, अगर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड गांव वालों को कोई अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो वो शहर में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे शहर वालों के लिए बहुत सारी जरूरत की चीजें होती है जो गांव से आती हैं। बात समझ रहे हो ना। जितने सारे रॉ मटेरियल हो, जैसे मान लो मिल्क प्रोडक्शन हो गया, या फिर और कोई से गेहूं, चावल, गन्ना, ये सब कहाँ से मिलता है? गांव से मिलता है, खेती करके। तो ऐसे ही इकोनॉमिक कैरेक्टर होता है कि मतलब शहर और गांव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बिल्कुल अलग नहीं कह सकते हम कि यहाँ शहर बिल्कुल अलग हो गया, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है। जनरली क्या होता है, प्रोसेस का मतलब, पहले देखिए एक छोटा सा घर था, मान लेते किसी जगह पे एक छोटा सा घर था। आप अपने बड़े पापा से, आपने अपने दादा दादी से पूछोगे तो वो लोग ऐसे बहुत सी जगह जानते होंगे, जब बताएंगे कि वहां पे कोई नहीं रहता था, हम लोगों ने किसी एक आदमी को कुछ जमीन दे दिया था बसने के लिए, फिर वो वहां पे बस गया, फिर उसके पड़ोसी आए, फिर उसके रिश्तेदार आए, फिर ऐसे करते वो एक पुरवा बन गया, और फिर पुरवा बन के धीरे धीरे वो एक बड़ा सा गांव बन गया। ठीक है, इसी तरीके से डेवलपमेंट होता है। तो ये एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे मतलब डेवलपमेंट की तरफ जाता रहता है। एक छोटा सा गांव, फिर एक बड़ा सा गांव, फिर एक शहर, फिर एक मेगा सिटी, बड़ा सा शहर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या सारा का सारा प्रोसेस है। तो ये चीज आप लोग को ऐसे याद रखना है। और लोग किसी ना किसी तरीके से जुड़े भी रहते हैं, सोशल स्ट्रक्चर बहुत सारी। देखिए अगर आप गांव में एक दूसरे से अगर कनेक्टेड हो तो
हो सकता है वो आपके बोलते ना ये मेरे बड़े पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये आपके कास्ट के हो सकते हैं, आपके रिलीजन के हो सकते हैं, किसी तरीके से। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर से भी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और यही हो गया ये वाला रेंज। अगर पूछ ले कोई, जो मैंने भी बताया था कि स्मॉल हैमलेट से लेकर एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो सकता है, मतलब एक छोटे से पुरवा से लेकर 2-4 घर के गांव से लेकर बड़ा सा शहर हो सकता है वो, ठीक है। और सबको क्या बोला जाता है? सेटलमेंट ही बोला जाता है। ये बात ध्यान रखना। और ट्रांसफॉर्मेशन डायनेमिक्स, ये भी मैंने बता दिया। सेटलमेंट का साइज ऐसे धीरे धीरे बढ़ता रहता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले एक छोटा सा घर, फिर 2-4-10 घर, फिर एक सिटी बन गया और फिर एक मेगा सिटी बन गया। इस तरीके से इसमें क्या होता रहता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ये पेपर में लिखना पड़ेगा कि कैसे ये डेवलपमेंट होता है, तो आप लोग बताओगे पहले एक हेमलेट तरह होगा, यानी छोटा सा पूरा, फिर एक स्मॉल विलेज बना होगा, फिर एक सिटी बना होगा, फिर क्या बन गया? एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर मेगा सिटी बन गया होगा, इस तरीके से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखते हैं रूरल और अर्बन में क्या कुछ भिन्नताएं हैं, क्या कुछ समानताएं हैं, क्या ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सारी चीजें भी समझना जरूरी है। तो जरा सोचिए क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं गांव में, या फिर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर इकोनॉमिक बेस पे बात कर लें, इकोनॉमिक्स का बेस मतलब आप उनकी क्या गतिविधियां होती हैं, क्या कोई एग्रीकल्चर करता है, क्या कोई जॉब करता है, ठीक है, इन सब चीज़ से बात कर लिया जाए तो ध्यान से देखो गांव में क्या होता है? लैंड बेस्ड प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब ज्यादातर जो काम होता है गांवों में जमीन से रिलेटेड, जैसे कि खेती बाड़ी करना, फसल उगाना, सब्जी उगाना, ये सारा काम करते हैं। ठीक है, मतलब ज्यादातर उनका जो पैसा कमाने का जो मेन जरिया होता है वो कहीं ना कहीं जमीन से ही जुड़ा हुआ होता है, एकदम डायरेक्ट है कि मतलब उनको जमीन की जरूरत पड़ेगी। ये गांव में होता है। लेकिन वहीं अगर शहर में देखोगे तो क्या होगा? प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स। प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स का मतलब तो वही गांव में जो आपने गन्ना उगाया है वो शहर में जाएगा तो चीनी बनेगा, फिर उस चीनी को भी लेकर जाएंगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो गांव में अपने गेहूं उगाया अपने खेत में, वो जब शहर में जाएगा तो वो ब्रेड बन के आएगा, या फिर और कुछ चिप्स कुरकुरे, जैसे मान लीजिए अपने आलू उगाया, चावल उगाया, तो उसके चिप्स कुरकुरे, बेसन, मैदा, टॉफी, बहुत सारी चीजें बनती रहती है। ठीक है, ये सारा काम होता रहता है। तो देखा जाए तो जो गांव से जो मिलता है रॉ मटेरियल, वो शहर में जाके प्रोसेस होता है। ठीक है, फिर वहां से एक प्रोडक्ट बन के फिर वो सप्लाई किया जाता है गांव में। ठीक है, तो वास्तव में देखा जाए तो ये गांव वाले रॉ मटेरियल देते हैं और शहर में उसका क्या होता है? मैन्युफैक्चर होता है, प्रोसेस किया जाता है आगे। ठीक है, उसका देखो फिर क्या होता है, अगर फंक्शनल रिलेशनशिप देखा जाए कि क्या गांव में शहर में क्या रिलेशन है, तो जरा बताना। अगर आप किसी भी शहर में रहते हो तो क्या आपने कभी वहां पे गेहूं, धान, चावल ऐसा कुछ उगाया है? बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर उनको भी धान का ऐसे पौधा दिखा दिया जाए तो बता नहीं पाएंगे कि हाँ सर ये धान का पौधा है, या फिर गेहूं का पौधा दिखा दिया जाए तो बता नहीं पाएंगे सर ये तो गेहूं का ही पौधा है। नहीं पहचानते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे आपको शहर में मिल जाएंगे कि उनसे पूछ लो कि अच्छा धान जमीन के ऊपर उगता है या फिर जमीन के नीचे होता है, तो कुछ बच्चे बोल देंगे सर वो तो जमीन के नीचे होता है। आलू कहाँ उगता है? जमीन के नीचे या फिर पेड़ पे, तो बोल देंगे सर ये तो पेड़ पे उगता है। बहुत बच्चे ऐसे मिल जाएंगे शहर में, मैं गारंटी लेता हूँ, आप कभी पूछना बच्चों से। ठीक है, ऐसे बच्चे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना जो फंक्शन होता है कि तो गांव से फूड एंड रॉ मटेरियल में तो बता दिया, लेकिन जो फूड होता है यानी कि जो चावल, गेहूं, दाल, चना, मटर, जो कुछ भी होता है, सब्जी, ये गांव में लोग इसका एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं और फिर उसको सप्लाई कहाँ पे किया जाता है? सिटीज में किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए रिलेशन कितना अच्छा है। अभी तक तो आप लोगों ने शायद कभी ये सब सोचा भी नहीं होगा, दिमाग में नहीं लगा हुआ कि लोग तो यार कि वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे हैं तो यार कुछ भी कर सकते हैं। पैसे चाहे जितने भी हो, लेकिन गांव की जरूरत तभी पड़ती है। ठीक है, इनडायरेक्टली। शहर वाले क्या करते हैं जरा देखो, यहाँ से ये इकोनॉमिक नोट्स का काम करते क्या क्या है ये लोग? ये सर्विस देते हैं गांव वालों को। ठीक है, और सर्विस का मतलब होता है बहुत सारी फैसिलिटी जो आपको सिर्फ सिटीज में मिलेंगी। ठीक है, वो गांव वाले भी कुछ मान कोई हायर एजुकेशन चाहिए, या फिर आपको कोई अच्छा सा हॉस्पिटल चाहिए, या फिर आपको कहीं दूर जगह पे ट्रैवल करने जाना, तो उसके लिए भी आपको सिटी में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो सारी फैसिलिटी आपको कहाँ पे मिलेगी? सिटी में। तो एक प्रकार से जो सिटी है वो सर्विस प्रोवाइडर का काम करती है, मतलब गांव वालों को भी सर्विस देती है, यानी कि जॉब भी देती रहती है। ठीक है, आप गांव वाले देखिए जॉब करने के लिए शहरों में आते हैं, तो कहीं ना कहीं शहर और गांव एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, अलग नहीं समझना है। ठीक है, अगर सोशल डायनेमिक्स की बात करिए, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है सोशल डायनेमिक्स क्या होता है।
अच्छा जरा सोचिए, गांव में आपको पता है, गांव में अगर किसी के घर मान लो कुछ बन रहा है, पकवान बन रहा है, किसी के यहाँ आज खीर पूड़ी ऐसा कुछ बन रहा है, तो पूरे पड़ोसी में उसकी महक पहुंच जाती है। सबको पता चल जाता है क्या दिन के घर ये बना है। ठीक है। अगर किसी के यहाँ शादी का रिश्ता फिक्स हो गया है तो पूरे गांव में उसी दिन ही पता चल जाता है। अब आसपास के गांव में पता चलता है कि उनके यहाँ का इनके शादी का डेट आ गया है वगैरह वगैरह। शहर में क्या होता है, शहर में जो घर है उसके सामने का जो पड़ोसी होता है, पड़ोसी को का नाम पता करने में भी साल भर लग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे वो पड़ोसी नहीं, एलियन है कोई। उसको कहाँ पे सर्च करेंगे आप लोग? फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो शहरों में और गांव में देखिए सोशल स्ट्रक्चर कितना अलग है। गांव में लोग एकदम क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, ऐसे लगता है बोलते हो मेरे भैया हैं, मेरे चाचा हैं, पूरे गांव में ऐसे सबका एक रिश्ता बना रहता है। शहर में एकदम लगता है भाई वो तो एलियन ही है। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा शहर में, ये मेरा फ्लैट है और ये सामने वाले का दूसरा फ्लैट है, और क्या लगता है कि 2-2 साल हो जाते हैं और सामने वाले से कभी हाय हेलो भी नहीं हुआ होता है। ऐसे बहुत होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस मामले में शहर वालों एकदम फॉर्मल होते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है कि वो अपने काम से काम रखते हैं, दुनियादारी से ज्यादा लेना देना नहीं, पड़ोस में क्या चल रहा है, सामने वाले घर में क्या चल रहा है, ये सब नहीं। लेकिन गांव में क्या होता है, आपको अच्छे से पता है कि गांव में इन सब चीजों को लेकर कितनी सारी बातें होती रहती हैं। ठीक है, लेकिन इसके पीछे और भी ढेरों सारे रीजंस हैं कि ऐसा करने का क्या क्या फायदा होता है। कि जो और जब आप सेटलमेंट पढ़ेंगे ना, तो देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बसने के क्या क्या रीज़न हो सकते थे। वो सारे रीजन्स को भी आज हमको समझेंगे। ठीक है, कि यार यहाँ पे इतना छोटे गांव क्यों, यहाँ पे इतने बड़े गांव क्यों, इस तरीके का आपने कभी ब्रेन तो शायद लगाया नहीं होगा। आज वो सब भी हम समझेंगे। तो ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया ना। तो अगर आपको ये डिफरेंसेस पूछे या फिर इंटरकनेक्शन आप लोगों से पूछे, तो आपको ये वाला चार्ट याद रहना चाहिए। और ये मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा, आपकी बुक में पूरा विस्तार से लिखा था, आप पढ़ते बोर हो जाते, समझ नहीं पाते क्या पढ़ना है। तो उसी को मैंने यहाँ पे एकदम शॉर्ट में से लिख दिया। बस आप क्या करना है, ऐसे देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी को इस एग्जामिनेशन में लिख के आना, देख लेना, फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है। बस राइटिंग और थोड़ी सुंदर रहनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब मान लीजिए आप लोग राइटिंग ही खराब रहेगी तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो ये बात ध्यान रखना, आपको बस ये करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन इंडिया। आखिर जो भी रूरल सेटलमेंट्स हुए हैं उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब वो कह सकते हो किस किस कंडीशन पे, उनके जियोलॉजिकल कंडीशंस क्या क्या रही होंगी। ठीक है, जिसकी वजह से वैसा सेटलमेंट बना। अगर कहीं छोटा सेटलमेंट है तो उसके पीछे के क्या कंडीशन होंगे। अगर कोई बड़ा सेटलमेंट बन गया, यानी बड़ा गांव बन गया, उसके पीछे के क्या रीजंस रहे होंगे। ये सारी चीजें समझना जरूरी है कि नहीं। तो अब उनको वन बाय वन समझते हैं। यहाँ पे वही सारी चीजें लिखा गया है कि देखिए कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देखिए एक हो सकता है फिजिकल, जिस फिजिकल में आपको हो सकता है टेरियन, एल्टीट्यूड्स, क्लाइमेट हो सकता है, वेदर कैसा है वहाँ का, ये हो सकता है। अगर कल्चर देख ले तो वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट्स एंड रॉबरीज। अब देखिए होता ना जनरली, आप देखेंगे कि यार एक पुरवा बन गया तो बोलते हैं यार ये पुरवा सिर्फ इसमें सिर्फ यही कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, इस पुरवा पे जाओगे तो कुछ लोग नाम भी रख देते हैं कास्ट के हिसाब से, ये उनका पुरवा है, ये उनका पुरवा है, ये उनका पुरवा है। ऐसा आपने सुना होगा। ठीक है, आप लोग के आसपास भी ऐसे मिल जाएंगे। तो एक तो ये कास्ट बेस हो गया। रिलीजन बेस भी बोलते थे कि यार ये एरिया है, ये पार्टिकुलर उस रिलीजन का है, ये वाला एरिया जाओगे तो आपको पार्टिकुलर इस रिलीजन का मिल जाएंगे। आपने देखा होगा। तो रिलीजन बेस्ड भी सेटलमेंट होता है, कास्ट बेस्ड भी सेटलमेंट होता है, इसके अलावा भी सेटलमेंट कुछ होता है, वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने चंबल का नाम सुना होगा, बहुत सारे दोस्तों ने चंबल का नाम सुनेंगे, मूवीज में चंबल के डाकू। ठीक है, तो चंबल जो नर्मदा जो रिवर है, वो कुछ ऐसे अपने रास्ते बनाते हैं ना कि एक बड़ा सा ऐसे पहाड़ जैसा बन जाएगा। ठीक है, मिट्टी का बड़ा सा ढेर, फिर सामने प्लेन, फिर मिट्टी का ढेर, फिर प्लेन। मतलब ऐसे समझ लो कि वहां पे लुका छिपी अगर आप खेलोगे तो बहुत मजा आएगा। इतना ज्यादा छिपने की जगह वहां पे रहती है। और थोड़ी सी दूर में नहीं, ऐसे आप 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चलते जाओ और सब में वैसे ही देखने को मिलेगा। लुका छिपी करने लायक एकदम परफेक्ट प्लेस है वो। ठीक है, तो जरा सोचिए जहां पे ऐसा लुका छिपी करने वाला पूरा जगह बना हुआ है, एक बार मिट्टी का ढेर, फिर प्लेन, फिर मिट्टी का ढेर, फिर मिट्टी का ढेर, ऐसे खूब ढेर सारा। तो डाकुओं को छिपने के लिए, चोरों को छिपने के लिए कितना अच्छा प्लेन है। अब वहां पे कोई जाएगा, भागिन खूब तेजी से, ना तो गाड़ी लेके जा सकते हो ना कुछ लेके जा सकते हो, क्योंकि रास्ता ही नहीं है बिल्कुल। वहां तो बस ऐसे मिट्टी के ढेर हैं बड़े बड़े से,
तो कहीं भी जाके छिप सकते हो, झाड़ी है, मिट्टी का ढेर है, तो चोर लुटेरे वहां पे बड़े आसानी से छिप जाते थे। और इसीलिए वो एरिया फेमस था चंबल के डाकुओं के लिए, ठीक है, क्योंकि डाकुओं का वो सबसे सेफ रास्ता था। कोई गाड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, आप ऊपर से भी अगर जहाज वहाज से जा रहे हो तब भी नहीं देख पाओगे, उसी जो मिट्टी का ढेर है उसी में अपना मिट्टी काट के जगह बना के उसी में छिप जाते थे। खोजते रहो अपना। अगर तुम पैदल घुस के जा रहे हो पकड़ने के लिए, तो पता चला तुमने एक आदमी को वहां देखा, उसके पीछे बाहर होता था, पीछे कोई छिपा हुआ था, आके ढिचक्यों कर दिया, ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए चंबल डाकुओं के लिए फेमस है, क्योंकि उसका लोकेशन ही ऐसा था कि वहां छिपने की जगह बहुत परफेक्ट है। ठीक है, अब वहां पे अगर किसी को रहना है गांव वाँव बसा के, तो जरा सोचिए, खुद से सोचिएगा, क्या वहां कोई एक आदमी अकेले कहीं सिवान में, सिवान का मतलब विलेज से थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके अपना घर बना के रहना चाहेगा, जहां पे डाकुओं को छिपने के लिए इतना अच्छा जगह हो? बिल्कुल नहीं रहेगा। तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट रहेंगे तो पास पास रहेंगे, दूर दूर नहीं रहेंगे। ठीक है, नागालैंड में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा रॉबरी होती है, चोरी छीनी छिपटी होती है उधर साइड में, तो वहां पे कोई दूर दूर रहना चाहेगा? कोई अपना घर सोचेगा कि मैं जाके रोड पे बनवा लूं? रोड पे कोई बनवाना नहीं ना चाहेगा। तो ऐसी कंडीशन में लोग पास पास रहना पसंद करते हैं। क्या यही सिर्फ कंडीशन है? तो सिर्फ यही कंडीशन नहीं है। जब आप ये राजस्थान वाले हिस्से में आओगे ना, तो पता चलेगा कि यार राजस्थान में क्या होता है। एक मिनट, मैं थोड़ा सा टर्न हो गया था। राजस्थान वाले हिस्से में क्या होता है, वहां पे देखिए पानी की कमी है। तो पानी की कमी है तो आपको कहीं एक जगह पे कोई कुआं मिल गया, एक जगह पे कहीं कोई तालाब मिल गया। ठीक है, अब जरा सोचिए, तो लोग कोशिश क्या करेंगे, उसी कुएं के आसपास या उसी तालाब के आसपास अपना मकान बना लें पुराने समय में। क्यों? क्योंकि वहां से पानी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इस चक्कर में राजस्थान वाले क्षेत्र में जहां पे पानी की सुविधा थी, उसके आसपास लोग खूब ज्यादा संख्या में बस गए। हालांकि पानी के आसपास और भी जगह पे बसे हैं, लेकिन राजस्थान चूंकि वहां पानी की ज्यादा कमी है, तो वहां पे पानी एक मेन फैक्टर था। जहां पे पानी मिलेगा सेटलमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बताते हैं, अब इसके पीछे का क्या रीजन है आप लोग कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि यार इससे महिलाओं को बात करने का मौका मिल जाता था, पूरे अड़ोसी पड़ोसी का हाल चाल ले लेती थी इसी बहाने। ठीक है, कि और इसीलिए लोग, मतलब जैसे जो तालाब होता है, तो तालाब में पानी के लिए नहीं आसपास घर बने थे, महिलाएं वहां इसलिए जाती थी जिससे पूरे मोहल्ले का खबर लेकर आ जाएं। ये कहां तक सच है? अगर कोई राजस्थान के होंगे वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, कि सर यहाँ पे ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा होता था पहले, आपके बाबा ने अगर कहानी सुनाई हो तो। ठीक है, तो मैं जो रीजन बता रहा हूँ ये रीजन है कि पानी की कमी थी इसलिए सेटलमेंट हुआ। दूसरा मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि क्या इसलिए हुआ था कि महिलाओं को बात करने का मौका मिले, इसलिए इकट्ठा होती थी पानी के पास, पानी भरने के बहाने बात कर लेंगे? ये आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, तो देखिए ये सेटलमेंट के अलग अलग कंडीशंस मैंने बता दिए। अब बात कर लेते तो थोड़ा सा पहाड़ी वाले क्षेत्र की, जैसे आप लोग मान लीजिए उत्तराखंड चले गए, जम्मू कश्मीर चले गए, अरुणाचल प्रदेश के कुछ पहाड़ी वाले क्षेत्र में चले गए। ठीक है, अब पहाड़ी वाले क्षेत्र में कोई प्लेन जमीन नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा खेती नहीं कर सकते हो। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी, जैसे एक पहाड़ ऐसा स्लोप है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा जमीन करके, थोड़ा थोड़ा जमीन ऐसे प्लेन बनाया जाता है, और उसमें ये बंधक बनाए जाते हैं, बंधक बना बना के खेती की जाती है। तो बहुत थोड़ी मात्रा में खेती हो पाती है। तो क्या वहां लगता है कि बहुत ज्यादा लोग जाके अपना सेटलमेंट बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे दिक्कतें हैं। तो वहां पे आपको एक घर यहाँ मिल जाएगा छोटा सा, फिर एक सेटलमेंट आपको 1 किलोमीटर दूर मिलेगा वैली में, फिर 1 किलोमीटर दूसरी वैली में दूर मिलेगा। इस तरीके से, मतलब कि अगर इसके घर में कोई चोर या डाकू आया, तो अगर शोर भी मचाएगा तो सामने वाले घर को सुनाई न दे, इतनी इतनी दूरी पर लोग रहते हैं। लेकिन फायदा है कि वहां पे ऐसा कुछ ज्यादा एक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है, लोग बड़ा शांति से रहते हैं। दिक्कतें हैं तो शांति भी है, ये ध्यान के। क्राउड कम है, भीड़ कम है, तभी तो लोग टूर करने जाते हैं ना ऐसी जगहों पे, अच्छा लगता है। अब यही टूरिस्ट जा जाके वहाँ के एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें भी आपको देखने को मिली सेटलमेंट में। अब सेटलमेंट के कुछ अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे मैंने इतने सारे रीजन्स बता दिए। अब सेटलमेंट के देखिए कुछ टाइप्स देखते हैं। अब ये टाइप नंबर 1 मैंने लिखा, ये क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट। क्लस्टर्ड सेटलमेंट में होता क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि कोई ऐसा गांव जैसा एकदम डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मकान एकदम पास पास हैं, बिल्कुल पास पास हैं, मतलब जब अंदर जाओगे तो कहोगे यार कहाँ ही चले गए, ऐसा लगता है कि सारे आदमी यहीं भरे पड़े हैं। इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है, जैसे ये देखो, ये एक गांव है, मैंने एक विजुअल दिखाने के लिए बनाया है, और देखो बीच में कहीं कुछ खाली जगह नहीं है, सिर्फ घर दिख रहा है और रोड दिख रहा है, घर दिख रहा है और रोड दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो जब इस तरीके से आपको मिल जाए, सिर्फ घर दिखे और रोड दिखे,
और आसपास ये खेती वाली जमीन दिख रही है, और देखो खेती वाली जमीन में कहीं कोई अलग से मकान नहीं है, जो भी मकान है सब एक साथ ही हैं। तो ऐसे सेटलमेंट को बोला जाता है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा ये गांव हो गया, और गांव के बाहर सिर्फ खेती खेती हो रही है, खेत में कोई खेत नहीं बन मतलब खेत में कोई मकान नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसे सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। ध्यान रखना है कि इसमें जो होम की डेंसिटी होती है वेरी हाई होती है, घर एकदम क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, ये बस ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें ये देखना जो लिविंग एरिया होता है ये एकदम सेपरेट होता है, किससे? सराउंडिंग फॉर्म्स। ठीक है, जैसे मान लो ये जो खेती बाड़ी वाला काम हो रहा है, इस खेती बाड़ी वाले काम से एकदम अलग है। अलग का मतलब होता है कि जहां पे घर है सिर्फ घर ही घर है, और जहां पे खेती का काम है वहां सिर्फ खेती खेती हो रहा है। देखो खेत में कहीं छोटा सा भी घर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्लस्टर्ड। अब इस क्लस्टर्ड के अलग अलग ये फॉर्म भी हो सकते हैं। कौन कौन से काम? मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगुलर शेप का भी हो सकता है, रेडियल शेप का भी हो सकता है, और लीनियर शेप का भी हो सकता है। ध्यान से देख लेना, जैसे मैंने रेक्टेंगुलर बना रखा सब में ना, ये हो सकता है रेडियल शेप का भी हो। रेडियल शेप का मतलब बीच में एक तालाब है और चारों तरफ उस तालाब को घेर के हर तरफ से मकान बन गए, तो वो आपको रेडियल जैसा दिखेगा। ठीक है, ऐसे अगर एक बड़ा सा रोड गया है और रोड के दोनों तरफ मकान ही मकान है, मकान ही मकान है लगातार, तो वो क्या बन जाएगा कि लीनियर की तरह दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो ये ध्यान रखना कि ये हो गया क्लस्टर टाइप के। अब इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप पढ़ लेना। बुंदेलखंड एंड नागालैंड में आपको ऐसे मकान से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में भी आपको ऐसे मकान देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने रीजन आपको बता दिया। और नागालैंड में देखने को मिलेंगे क्यों? क्योंकि वहां पे एक्टिविटी ही ऐसी होती है चोर लुटेरे डाकू की, तो रहना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहां तक बात समझेंगे। अब देखते हैं दूसरा जो है सेमी क्लस्टर्ड, मतलब क्लस्टर्ड से थोड़ा सा कम, सेमी आधा कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, जना ध्यान से देखना। आपने सुना होगा कि गांव में अभी भी ऐसा होता है, बोलते हैं यार इस गांव के हमारे बाबा तो राज करते थे, ऐसा आपने सुना होगा कि इनका दबदबा था बहुत ज्यादा। ठीक है, इनकी तोती बोलती थी, लोग बोलते हैं यार मेरे बाबा की तो तोती बोलती थी, ऐसा कुछ। मतलब इतना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस था कि उनकी बात को लोग मानते थे, जो चाहते थे उनके गांव में या फिर उनके एरिया में वही होता था। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो सेमी क्लस्टर होता था उसमें क्या होता था, एक गांव तो होता ही था जो कोर होता था मेन, और लेकिन गांव के आसपास भी छोटे छोटे ऐसे 2 4 10 घर बस गए होते थे। ठीक है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मेन जो पावरफुल लोग रहते थे वो इस मेन गांव के मेन हब में रहते थे, बीच में रहते थे। ठीक है, और जो छोटे मोटे किसान मजदूर जो वर्कर्स रहते थे वो गांव के ऐसे बाहर बाहर रहते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे आपने जमींदारी सिस्टम सुना था ना, जो जमींदारी होते हैं, ऐसा लोग मानते हैं कि जो जमींदार लोग रहते थे वो गांव के बीच में रहते थे और वहां से वो चारों तरफ लोगों की हरकतों पे नजर रखते थे। अब ऐसा नहीं कि एक जमींदार का घर यहाँ पे है और उसका खेत इस साइड पड़ता है, तो यहां से उसका नजर रखने के लिए इसे पूरा गांव क्रॉस करके जाना पड़े। नहीं, वो एकदम बीचों बीच यहाँ कहीं पे रहेगा सेंटर में। इधर जाना हो तो आसान है, 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 इधर जाना हो तो आसान है। ठीक है, तो जो भी प्रभावशाली यानी पावरफुल लोग रहते थे वो ऐसे क्लस्टर यानी सेंटर में रहते थे, और जो आसपास के 2 4 10 घर बसे हुए थे वो किसान मजदूर या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बीच में रहते थे, ये चाहते थे कि हमारी नजर सब पे रहे, हमसे कोई छूट ना जाए कि गांव में क्या गतिविधियां चल रही हैं, वो अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते थे। तो ऐसे को बोलते हैं कौन सा क्लस्टर? सेमी क्लस्टर्ड, मतलब क्लस्टर से थोड़ा सा कम, यानी हो गया सेमी क्लस्टर्ड। ठीक है, अब इसके देख लो कुछ, यहां पे ध्यान से देख लो, जो मैंने वही चीज अभी आप लोग को बताया है। ये फॉर्म्ड बाय क्लस्टरिंग अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ठीक है, आप पूरा पढ़ लोगे तो ध्यान से समझिएगा कि जो ये है कॉम्पैक्ट विलेज, मेन वर्ड जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, सोशल डायनेमिक्स की बात कर लो तो सोशल डायनेमिक्स में वही है। कोर हब्स की बात कर लो तो ये कोर हब हो गया। जो मैंने अभी आपको समझाया वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं आप लोग सोचो। देखो ये हो गया लैंड ऑन एंड डोमिनेंट कम्युनिटीज। डोमिनेंट कम्युनिटीज वही जो मैंने बोला ना कि बीच में रहते हैं पावरफुल लोग, ये वाली सारी चीजें। तो ज्यादातर चीजें मैंने वही सब लिख रखा है। आउटर फ्लैंक्स जो ये बाहर बाहर रहते हैं, जो मैंने स्टोरी समझा दी है, वो आउटर फ्लैंक्स तो कैसे रहते हैं देखो, सेटल्ड बाय पीपुल ऑफ लोअर, ठीक है, एंड जो भी है वर्कर वर्कर सारे चीजें मिलकर।
अब सबसे जो जरूरी इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो जो स्टोरी थी मैंने वो समझा दी, लेकिन जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन में लिखना है वो मैंने यहाँ पीडीएफ में डाल रखे हैं, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप लोग बुक पढ़ना चाहते हो, अगर आपके पास लगता है कि टाइम है तो आप बुक पढ़ सकते हो, लेकिन अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हो और चाहते हो कि मैं ऐसे नोट्स पा जाऊं जिसको लिखने के बाद बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएं, तो वो नोट्स यही है, क्योंकि मैंने आपकी बुक से ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे ला के लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ध्यान रखना इसके जियोग्राफी के, आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको कहाँ मिल जाएगा, गुजरात में ये मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ मिल जाएगा सम पार्ट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान में भी मिल जाएगा। देखो राजस्थान क्लस्टर्ड का भी एग्जाम्पल मिल गया और राजस्थान सेमी क्लस्टर्ड का मिल गया, ठीक है। और सेमी क्लस्टर में गुजरात भी है, और क्लस्टर्ड में हमने देखा राजस्थान था, नागालैंड था, उत्तराखंड के कुछ एरियाज थे, ठीक है। बात समझ आ गई ना। तो इतना सारा याद कर लेना। क्या सिर्फ इतना ही सेटलमेंट है? तो ऐसा नहीं है, सेटलमेंट तो अभी हमने कुछ ही देखे, अभी हमने ये सारे नहीं देखे जो एक घर, कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे, कुछ घर यहाँ पे, ये भी एक टाइप का सेटलमेंट है, ठीक है। मतलब गांव जैसे दिखते हैं लेकिन थोड़े दूर दूर हैं, ये गांव नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई पूछेगा ये क्या है तो पता चलेगा इतना सारा गांव है ना कि नाम सबका एक ही रहेगा, लेकिन 4 घर यहाँ पे, 4 घर वहां पे, 4 घर वहां पे, 4 घर वहां पे। आप लोगों ने ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल सुना होगा कि यार जब उस एरिया में जाते हैं तो 4 घर है लेकिन नाम उसका भी नाम वही है। इस गांव, जैसे मान लो किसी का गांव का नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान लो किसी गांव का नाम पड़ गया, एक गांव का नाम पड़ गया क्या जी, चलो मैं मान लेता हूँ रामपुर, एक गांव का नाम है रामपुर, ठीक है। अब रामपुर एक जिला भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं मानता हूँ गांव का नाम रामपुर है, ठीक है। तो अब बोलेंगे रामपुर जो है इसके, ये भी रामपुर है, ये भी रामपुर है, ये भी रामपुर है, ये भी रामपुर है, और ऐसे ढेरों सारे रामपुर हैं। तब उसको कैसे पहचानते हैं? तो बोलेंगे ये रामपुर है, ये चौधरी का पुरवा है, ये रामपुर है, ये ठाकुर का, ये रामपुर है, ये इनका पुरवा, ये रामपुर है, ये उनका पुरवा। मतलब ऐसे अलग अलग तरीके से पहचानते हैं, लेकिन सब के सब होते क्या हैं? रामपुरी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग नाम दिया रहता है, जैसे मान लो कहीं पे कोई कुछ भी बोल सकता है अलग अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन मिला जुला के जब मेन टाइटल कहीं पे लिखना होता है, मेन टाइटल, तो वो नहीं लिखते हैं कि ये चौधरी का है, ये ठाकुर का है, ये ब्राह्मण का है, या फिर ये किसी का है। मेन जो लिखा जाएगा तो सिर्फ रामपुर ही लिखा जाएगा। वो तो हमने उसको अलग अलग करने के लिए कुछ अलग से टाइटल जोड़ दिया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो आपको ऐसे मिल जाएगा, और इसको बोलते हैं हैमलेट्स, हैमलेट सेटलमेंट, कि मतलब 4 घर यहाँ पे, 4 घर वहां पे, 4 घर यहाँ पे, इस तरीके का जो सेटलमेंट होता है उसको बोलते हैं 4-4 घर या 5-5 घर, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, जो भी रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और लेकिन सबका जो ऑल ओवर नाम लिखा जाएगा पेपर वर्क में, वो एक ही चीज लिखा जाएगा, सेम चीज। बस हम लोग डिफरेंस करने के लिए कुछ ना कुछ टाइटल अलग से लगा देते हैं उसमें, जिससे हम लोग जान पाए कि हम किस वाले पूर्वा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो अब बाकी वही सारी चीजें हैं, इसमें पूर्वा के बारे में मैंने समझा ही दिया। जो सबसे मेन है ये देखो लोकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। मैंने बोला ना कि जो पेपर वर्क में मिलेगा वो तो सब में सेम मिलेगा, लेकिन लोकल के लोग वहां पे बोल देते हैं कि ये, जैसे मैंने बोला ना, ये चौधरी का है, ये ब्राह्मण जी का है, ये मौर्य जी का है, ये इनका है, ये उनका है, इस तरीके से, ठीक है। या फिर किसी प्रोफेशन के हिसाब से बोल देंगे, अच्छा वो उनका पूर्वा है, जो कोई भी एक्टिविटी करते हैं बोल देंगे वो मतलब नमकीन बनाने वालों का पुरवा है, वो ब्रेड, वो उस पुरवा पे सिर्फ ब्रेड बनाया जाता है, ये ऐसा कोई पुरवा है, उस पुरवा पे लोग कपड़े सिलने का काम करते हैं, इस तरीके से। मतलब जो भी तरीका होगा एक टाइटल जरूर जोड़ देंगे, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं, और लेकिन ऑल ओवर पेपर वर्क में नाम सेम रहता है। तो कुछ यहाँ पे नाम लिखा है, जैसे मान लो कि पान्ना हो गया, पारा हो गया, पाली हो गया, नागला हो गया, धानी हो गया, ये अलग अलग नाम दे देते हैं पूर्वा के कुछ लोग इस तरीके से, लेकिन पेपर वर्क सबका सेम रहता है। तो ये आप लोग नाम याद रखना, क्योंकि ये कहीं कहीं पे नाम ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ये लिखोगे नाम तो कहेंगे हाँ बच्चे ने शायद किताब पढ़ा है, ठीक है। अब अपने गांव के आसपास अगर ऐसा कोई पूर्वा मिले तो वो भी एग्जाम्पल में लिख देते हो कि हाँ सर मेरे मतलब लिख देना कि पेपर में मेरे इस गाँव के जिले में ऐसा गाँव है जिसके अलग अलग जो पूर्वा है और उन पूर्वा का नाम ये है। अब ऐसा मत कर देना कि उल्लू बनाने के लिए एग्जामिनर को झूठों में बोल देना कि मेरे यहाँ पे ऐसे गाँव हैं और यहाँ पे इस पूर्वा को ये बोलते हैं, उस पूर्वा को, या झूठे में सब कुछ लिख दो कहानी बना के, ऐसा मत करना। इसलिए बोल रहा हूँ ये नाम याद कर लो, ये आपकी बुक में लिखा गया नाम है, तो इसको एग्जामिनर अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ ये बच्चे ने सही से पढ़ के लिखा है, ठीक है। अब इसका देखो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे मिल जाएगा, तो मिडिल लोअर गंगा प्लेन, ठीक है, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, और हिमालय के कुछ रीजन में भी मिल जाएगा,
ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपको गंगा के रीजन में मिल जाएगा, गंगा के रीजन मतलब उत्तर प्रदेश मान लो, तो बिहार मान सकते हो, इन सब चीज़ों में मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में आपको मिल जाएगा, और हिमालय के कुछ रीजन्स में भी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है? तो नहीं, अभी हमें उनकी बात करना बाकी रह गया जो एक घर एक ही जगह पे रहता है, दूसरा घर काफी दूर रहता है। ठीक है, ये भी तो हमको देखना है ना, नहीं पता चले कि आप लोग सोचते रह जाओ कि सर इतने में ही काम चल गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो जरा, ये मैंने एक अच्छा सा वैली, कितना अच्छा सा सीन दिख रहा है जी, बिल्कुल लगता है बस सब बोर्ड का एग्जाम दे ले उसके बाद यही घूमने जाएंगे। ठीक है, और कम से कम 10 दिन जाके यहाँ आराम से शांति से बैठेंगे और वहां सोचेंगे कि यार मेरे कितने मार्क्स आ जाएंगे, सोचना जाके। और मुझे लगता है जब अगर ये आपने पूरी क्लास कर ली अच्छे से, तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप कितने भी वीक क्यों ना हो, आपका 80% मार्क जियोग्राफी में जरूर आएगा। बाकी सब्जेक्ट आप कितनी मेहनत कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन जियोग्राफी में आपको जरूर मिल जाएगा 80%। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्टोरी की तरह समझा दे रहा हूँ। अगर आप बुक की लैंग्वेज एकदम नहीं लिख पा रहे हो, तभी स्टोरी अगर समझ में आ रही है, तो बातों को अपनी तरफ समझा के तो लिख ही सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड यही करूंगा कि जो जो मैंने ये सारे नोट्स बनाए इसको बार बार आप लिख के प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्टोरी तो याद रहती है ना, पास होने के लिए मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको बुक वाली लैंग्वेज, मतलब बुक में जो कुछ मेन मेन वर्ड्स दिए हैं उसको आपको एग्जामिनेशन को दिखाना पड़ेगा, एग्जामिनर को वो लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। स्टोरी बना के सिर्फ पास हो सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते। टॉप करने के लिए सारे वर्ड्स आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो अब जरा देखिए, एक हो गया ये जो लास्ट है, ये हो गया डिस्पर्स, आइसोलेट एकदम जो होते हैं, एकदम आइसोलेट्स होते हैं। आइसोलेट्स का मतलब होता है कि उनको मतलब उसके आसपास कोई घर ही नहीं है, फिर एक घर यहाँ तो एक घर 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जाओ शांति से रहो, पड़ोसी के शोरगुल हल्ला की आवाज नहीं आएगी, इतना शांति है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहीं पे जाके रहने लायक है। पहले जरा सोचो इंसान की क्या आदत है, इंसान पहले शांति शांति से रहने के लिए शहर से गांव में जाते हैं। ठीक है, और फिर रात के 12 बजे डीजे चला के उसी शांति के धज्जियां उड़ा देते हैं। ऐसा ही तो होता है ना गांव में। शहर से लोग गांव में शांति के लिए जाते हैं। अभी देखो गर्मी की जब छुट्टियां होती हैं, तो जिनके यहाँ मतलब जो बच्चे शहर में रहते हैं, अगर उनका गांव में घर है या फिर गांव में उनके नाना नानी कुछ भी रहते हैं, तो बच्चे शहर से गांव में चले जाते हैं। किस लिए आते हैं? उस नेचर को एंजॉय करने के लिए, शांति के लिए, थोड़ा सा पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। और गांव में होता क्या है, अगर किसी के यहाँ बर्थडे भी आ गया तो रात को 12 बजे तक डीजे चलेगा। किसी की अगर शादी हो गई तो 4 दिन पहले डीजे आ जाएगा, 4 दिन पहले डीजे चलेगा। शांति से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये सब गाँव में ऐसा माहौल है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अगर किसी के घर में आप लोग, मान लो आप लोग भी अगर गाँव से हो और आपके घर में अगर डीजे चल रहा है या कुछ भी है, तो फंक्शन के दिन आप चलाओ, लेकिन एक टाइम जो ड्यूरेशन होता है उसको सेट कर लो कि हाँ मुझे इसी बीच में चलाना है, कि आसपास पड़ोस के बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे या फिर कुछ बूढ़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको परेशानी होती है आपके साउंड से, तो उनको आपको ध्यान रखना है। अगर आप पढ़ने के बाद, आप एक अच्छा सा स्टूडेंट होने के बाद अगर आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रख सकते हो, तो आप में और किसी एनिमल में क्या डिफरेंस रह जाएगा? यही सब चीज़ें हैं जो आपको बाकी लोगों से डिफरेंस बनाती हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जरूर आप लोग फॉलो करना। ठीक है, तो अब आते हैं, हम देखते हैं डिस्पर्स्ड, अपना आइसोलेटेड जो सेटलमेंट है। तो आइसोलेटेड सेटलमेंट से आपको इमेज देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ये सेटलमेंट कैसा होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, आप जरा देख लो ये कहाँ कहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ मिलेंगे, एक रिमोट जंगल्स मिलेंगे या फिर स्मॉल हिल्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है तो आपको कुछ करना ही नहीं, ऐसे देख सकते हो। ये सारी चीजें आप लोग याद कर लें, बस लोकेशन में यहाँ पे देख लेना। ये जो लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, कहाँ कहाँ पे, मेघालय में मिल जाएंगे आपको, उत्तराखंड मिल जाएंगे, हिमाचल प्रदेश मिल जाएंगे, और आपको केरला में मिल जाएगा। ऐसे इतने सारे, अगर आपने एग्जामिनेशन में सारे पॉइंट्स लिख दिए ना, तो देख लेना एकदम भर भर के नंबर मिलेगा, पूरा पूरा बोरा भर के नंबर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि हाँ ये होते क्या है, एकदम आइसोलेट होते हैं, आसपास मकान नहीं होते हैं। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल्स में आप लोग लिखोगे हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। ठीक है, ये सारी बातें जब आप लोग लिख दोगे तो फिर देख लेना कि आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से बताना रहे, रूरल और अर्बन में, कि मतलब पॉपुलेशन के लोगों के हिसाब से बताइए, तो हमने देख लिया कि एक तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से देख लिया था। अब पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देख ले तो कैसे डिफरेंस करेंगे एक सिटी को। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे एक सिटी को, तो जरा देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन से लिख रखा है, वो कंडीशन में ऐसे ही आप लोग को पढ़ दे रहा हूं। जनरली
जो उनके यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, जैसे हमारे यहाँ गांव में, जो गांव में रहते हैं वहां पे एक ग्राम प्रधान होते हैं, ठीक है। ऐसे जो एक सिटी होती है, सिटी में आपको मिलेगा म्युनिसिपैलिटी मिलेगा, नगर पालिका जिसको बोलते हैं, नगर निगम होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें होती हैं। आपको कॉरपोरेशन मिलेगा, इस तरीके से आपको छावनी बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, कंटोनमेंट बोर्ड मिल जाएगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। और अगर पॉपुलेशन साइज की बात कर लिया जाए तो मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन, ठीक है। मतलब जो एक सिटी की बात कर लें तो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है कम से कम 5000 लोग तो होने ही चाहिए, तभी आप उसको गांव से अलग मानोगे। ध्यान रखना, क्या मानोगे उसको, फिर आप लोग अर्बन मानोगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा, तो ध्यान रखना 75%, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। 75% जो मेल वर्कर्स होते हैं, मतलब जो आदमी होते हैं, वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब वो ऐसा काम कर रहे होंगे जो खेती का काम नहीं होता है। 75% आदमी, जहां पे 75% आदमी या उससे ज्यादा आदमी खेती के अलावा कोई दूसरा काम कर रहे होते हैं, उसको बोला जाता है अर्बन एरिया। और अगर 75% से कम आदमी है तो हो सकता है वो विलेज में यानी रूरल एरिया में कंसीडर किया जाए, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद और देख लो पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डेटा है जो आपको इसे पता है, एकदम भर भर के मार्क्स यही सब दिलवाते हैं, यही सारे डेटा, क्योंकि एग्जामिनर यही सब डेटा देखता है कि बच्चे ने अगर पढ़ा होगा तो ये डेटा बच्चे को अच्छे से लर्न होगा। तो पहले टोटल पॉपुलेशन बात कर ले तो मिनिमम 5000, मिनिमम 5000 का मतलब हो सकता है कि इतना तो होना चाहिए, इससे ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा। मतलब अगर 6000 है, 7000 है, 10000 है, 15000 है तो भी चलेगा, बस 5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर डेंसिटी बोला जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो 4000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब ये समझ लो, इसको ऐसे में बना दूं कि जैसे मान लो ये एक इतना बड़ा सा एरिया है, इतना बड़ा सा एरिया है, और ये एक एक बॉक्स एक एक स्क्वायर किलोमीटर है। तो इस वाले एरिया में भी 400 के आस रहने चाहिए, इसमें भी 400 रहने चाहिए, इसमें भी 400 रहने चाहिए, इसमें भी 400 रहने चाहिए। तो टोटल कितने हो गए जी, 16। तो कोई पूछे टोटल पॉपुलेशन कितना है तो बताओगे उस वाले अर्बन एरिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, 1600। लेकिन अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ले तो आप पॉपुलेशन डेंसिटी 60 नहीं बताओगे, एक 1 किलोमीटर स्क्वायर को देखेंगे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर जो है यानी ये जो बॉक्स है उसमें कितने लोग हैं, तो आप बताओगे 400, ठीक है। तो ये होती है डेंसिटी और ये होती है टोटल। तो पर किलोमीटर स्क्वायर डेंसिटी कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, अर्बन एरिया कहलाएगा। और अगर कम है तो फिर तो रूरल एरिया कहलाएगा। तो रूरल का मतलब गांव, अर्बन का मतलब आप समझ सकते हो शहर, ठीक है। अगर मान लो कुछ बच्चे ऐसे हो जब ये सोच रहे हो कि सर ये मुझे अर्बन और शहर ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ इंडियन टाउन्स, जो इंडिया के जो टाउन्स हैं उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट कैसे हुआ, एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे कैसे गए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अर्ली हम बात करें, अर्ली टाइम पे एंशियंट जिसको बोलते हैं, मतलब देखिए 2000 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, बहुत पुराने जो शहर हैं, आज से सोचिए 2000 साल पुराने भी शहर हैं, ठीक है। वो जरा सोचिए कौन कौन से, यहाँ पे लिख दिया गया वाराणसी, प्रयागराज, पटना, मदुरई, ठीक है। ये सारे सांस्कृतिक हैं, एरिया हैं जो कि बहुत साल पुराने हैं। और ये देखिए, ये मुझे लगता है ये किसी ना किसी कल्चर के सेंटर बने हुए हैं, कोई ना कोई धर्म यहाँ पे था, ठीक है। और वो प्राचीन धर्म है, उसी समय से वो चला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी सेटलमेंट मिलेंगे जो बहुत काफी ज्यादा पुराने होंगे। ऐसे भी सेटलमेंट मिलेंगे आपको जो मेडिवल टाउन्स के होंगे, जो अभी बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, ठीक है। वहां पे क्या कर दिया है, राजा महाराजाओं ने अपने मकानों पर तोड़वा के बनवाए रहे होंगे, कभी बिल्डिंग अपने राजमहल बनवाए रहे होंगे। ऐसे जो लोग रहते हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जो किंगडम से हेडक्वार्टर्स होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए वो अपने 4 टाउन्स बनाते थे, जैसे कि दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। ये मान ले कह सकते हो हेडक्वार्टर्स हैं, या फिर जो राजा लोग अपने किला, अपनी राजधानी जो फोर्ट बनवाते थे वो सब है। और उसके बाद फिर आ गया मॉडर्न टाउन्स, जो कि जब हमारे इंडिया में यूरोपियन लोग आए, ब्रिटिशर्स आए,
उन्होंने अपने हिसाब से जो डिजाइन किया मॉडर्न तरीके से, मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से जब उन्होंने जो प्लानिंग की टाउन की, वो क्या कहलाएगा, मॉडर्न टाउन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे देखिए ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ जैसे लिख रखा है, कुछ कोस्टल ट्रेडिंग पोर्ट्स में जैसे सूरत और गोवा। ठीक है, ये फेज 1 का हो गया। सेकेंड फेज में एडमिनिस्ट्रेटिव नोड्स के रूप, जैसे कि मुंबई बनाया, जैसे कि उन्होंने चेन्नई बनाया, जैसे कि कोलकाता कर दिया। ठीक है, थर्ड फेज या पोस्ट फेज बोल सकते हो, इंडस्ट्रियल के हिसाब से बनाया था, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के हिसाब से बनाया था, जैसे कि जमशेदपुर हो गया, भिलाई हो गया। ठीक है, और सैटेलाइट टाउन जैसे कि गुरुग्राम हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो और प्लानिंग की गई उसको भी आप लोग को याद रखना कि कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो एंशियंट टाइम का आप एग्जाम्पल दोगे, ठीक है, मिडिवल टाइम का आप एग्जाम्पल दोगे, और ये मॉडर्न यूरोपियन और ब्रिटिश टाइम का आप एग्जाम्पल दोगे। और ये सब एग्जामिनेशन में अगर किसी बच्चे ने लिख दिया तो समझ लेना कि इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए ये सांस्कृतिक रूप से था, यानी कि मंदिर वंदिर आपको इसमें मिल जाएंगे, ये राजाओं महाराजों के हिसाब से था। और ये प्लानिंग जो की थी ये जरूरत के हिसाब से थी, मतलब हमें कहाँ किस चीज़ की जरूरत है, कहाँ हमको एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए डेवलपमेंट करना है, कहाँ हमको पोर्ट वोर्ट के लिए बिजनेस के लिए अपना डेवलपमेंट करना है। ठीक है, कहाँ हमको रहने के लिए डेवलपमेंट करना, सिटी प्लानिंग करनी है, ये सब चीजें यहाँ पे थी। अब आते हैं थोड़ा सा द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब आपको ये जो ये ग्राफ दिख रहा है ना कि कैसे अर्बनाइजेशन धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, वो डेटा दिया हुआ है। आज की डेट में अगर करंट की बात कर लें तो यहाँ पे जो सेंसस लिखा 2011 का सेंसस है, जनगणना जिसको बोलते हैं। तो 2011 आवाज चल रहा है 2026, तो आप लोग सोच रहे सर इतना पुराना डेटा क्यों, क्योंकि अभी उसके बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, अभी 2026 चल रहा और सेंसस भी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका डेटा भी पब्लिश होने में टाइम लगेगा। जब वो डेटा पब्लिश हो जाएगा तब वहां से आपको लर्न करना पड़ेगा। जब तक डेटा पब्लिश नहीं होता तब तक आपकी गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल डेटा वो यही है और आपको यही लर्न करना पड़ेगा। और वो डेटा क्या कहती है, देखिए जरा, 31.16% अभी भी क्या है, अर्बनाइजेशन है, और बाकी जो बचा वो क्या है, रूरल एरिया है इंडिया में। मतलब इतने 31.16% जो पीपल हैं वो अर्बन एरिया में रहते हैं, बाकी जो बच गए वो कहाँ पे रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। तो ये बस इतना सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज है, बाकी आपको यहाँ पे और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये 31% का जो डेटा है, ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेटा अगर आपको याद आ गया तो फिर समझ लेना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ फंक्शनल क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं टाउन्स के, जिससे टाउन्स होते हैं ना जो शहर, उनको अगर अलग अलग कैटेगरी में उनके काम के हिसाब से अगर हम बांटें तो फिर कैसे बांटेंगे, क्योंकि होता ना कहीं पे देखिए शहर होती है तो कोई एक एरिया कोई स्पेशल एक्टिविटी के लिए फेमस होती है। बहुत सारे ऐसे आपने सुना कि आप सुनेंगे अच्छा जयपुर किसके लिए फेमस है, अच्छा मुंबई का ये वाला हिस्सा किसके लिए फेमस है। ठीक है, आपने बहुत सारे सुने होंगे ऐसे, तो उसके हिसाब से भी आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। और ये जो स्लाइड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग पहले ले लेना। ठीक है, मैं साइड हुआ हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लेना ऐसे। तो देखो सबसे पहले क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ टाउन्स होते हैं जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव यानी पूरे प्रशासन का काम चलता है। ठीक है, गवर्नमेंट वहां से ऑल ओवर कंट्री पे या फिर ऑल ओवर एरिया पे कंट्रोल करती है, वहां के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो जरा देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा देखोगे तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे मिल जाएंगे आपको, जैसे मान लो कि न्यू दिल्ली हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लो मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया, जैसे कि मान लो कि श्रीनगर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये अब अगर यूपी की बात करें तो यूपी का लखनऊ हो गया, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जयपुर हो गया। जहां से मतलब जो मेन सेंटर होता है किसी भी स्टेट का, जहां से एडमिनिस्ट्रेटिव का काम ज्यादा होता हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी उस टाउन की प्लानिंग की होती है। आप देखोगे तो कुछ कॉमर्शियल के हिसाब से की जाती है। कॉमर्शियल का मतलब जो ट्रेड शब्द होते हैं, जैसे कि मान लो कोलकाता हो गया। ठीक है, आप वहां पे जाओगे तो जैसे जूट वूट के काम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी जगह पे है जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब देखा जाता है कि यहाँ पे कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, उसके हिसाब से भी टाउन की प्लानिंग हो जाती है कि वहां पे आपको सिर्फ उसी प्रोफेशन के लोग ज्यादा मिलेंगे, वही वाली इंडस्ट्री ज्यादा मिलेगी। कुछ होता है जो एजुकेशन का सेंटर होता है। ठीक है, अब ये भी आप लोग जैसे आज के समय में सबसे ज्यादा कोई पूछ ले एजुकेशन का मेन सेंटर अब कहाँ पे है, तो तैयारी वारी जहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, जान लो मान लो जैसे मान लो कि आप लोग कोटा जाते हो, कोटा तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अगर गवर्नमेंट की बात कर लें तो बहुत सारे से जैसा आईआईटी दिल्ली हो गया, रुड़की हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया। ठीक है, तो बहुत से सारी चीजें जो कि एजुकेशन हब के रूप में है,
मतलब वहाँ पे आपको देखोगे तो एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसे भी टाउन प्लानिंग कर सकते हो। तो ये मैंने 3 अलग अलग कैटेगरी समझा दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैंने बोल दिया एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ इंडस्ट्री भी देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है, जैसे ये हो गया, जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं नाम से नहीं, नाम एक दो आप याद कर लेना, लेकिन बस जो मेन हेडिंग है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे तो हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव देखा, हमने कॉमर्शियल देखा, हमने एजुकेशन देखा और हमने इंडस्ट्रियल देखा, ठीक है। इसके बाद आप देखो माइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, माइनिंग का मतलब कहाँ से गोल्ड निकल रहा है, कहाँ से कोल निकल रहा है, कोयला निकल रहा है, कहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा है, ठीक है, कहाँ से आयरन निकल रहा है, ये सब सारी चीजें इसके हिसाब से भी टाउन की प्लानिंग होती है। अब जरा सोचिए जहाँ ये सारी एक्टिविटी हो रही होगी वहाँ उनके वर्कर्स रहेंगे, उनके बीवी बच्चे जाके रहेंगे, फिर वहाँ पे भी छोटा मोटा टाउन बन जाएगा इस तरीके से। ऐसे रिलीजियस के हिसाब से कोई अगर धार्मिक स्थान है उसके आसपास भी लोग जाके बसने लगते हैं, वहाँ भी एक टाउन की अच्छी खासी प्लानिंग हो जाती है। ऐसा भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट रहता है उसके आसपास भी अच्छी खासी प्लानिंग, सिटी प्लानिंग हो जाती है। लोग वो होटल बनाने लगते हैं, लोग रेस्टोरेंट बनवाने लगते हैं, फिर वो रहेंगे, उनकी फैमिली, ऐसे रहते रहते ये सारा काम भी हो जाता है। तो अब मिलिट्री बेस भी आप देख सकते हो, जो छावनी होती है, जो जैसे आर्मी बेस होता है, ठीक है, जैसे अंबाला हो गया, जैसे जालंधर हो गया या फिर उधमपुर, ठीक है, ये छावनी हो गया, जैसे जिसे गैरिसन बोलते हैं। तो इसके हिसाब से भी टाउन की प्लानिंग हो जाती है। अब स्पेशली आर्मी के लिए होती है प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, ठीक है। टूरिस्ट के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा टाउन प्लानिंग कर दी जाती है, जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं उनके रुकने के, खाने पीने की व्यवस्था के लिए ऐसी भी प्लानिंग की जाती है, ठीक है। तो जरा देखिए, जो टाउन की प्लानिंग हमने देखा तो इतने सारे तरीके हैं टाउन को प्लान करने के। अब अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए पूछ लिया जैसे कि हाउ मेनी, मतलब हम किस तरीके से, कितने तरीके से टाउन की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये सारे पॉइंट्स उसको याद है कि एडमिनिस्ट्रेटिव को ध्यान में रख कर सकते हैं, कॉमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, एजुकेशन के, इंडस्ट्रियल के, माइनिंग के, रिलीजियस के, ट्रांसपोर्ट के, गैरिसन के या फिर टूरिस्ट के, जिसने भी इतने सारे नाम बता दिए ना, बाकी अगर आगे के एक दो क्वेश्चन में उसने थोड़े बहुत कम पॉइंट्स भी मेंशन किए होंगे तो भी वो इतना मान के चलेंगे कि हाँ यार बच्चे के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उसने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से कवर किए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इससे आप लोग को समझ लेना कि बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जो एक मैं कहूँगा कि ये लास्ट स्लाइड है, आप समझ लो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है क्या, द स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है। यहाँ पे एक फ्यूचर ब्लूप्रिंट में दिखा दे स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी क्या है जी, एक ऐसे शहर की आप कह सकते हो कल्पना जो कि इकोनॉमिकल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। मतलब आप जब यहाँ पे जो बनाओगे तो इसके भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाओगे, साथ में इसको बनाने में आपने जो भी चीज़ें खर्च की हैं वो एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। अब इसको ऐसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कि मुंबई की बात कर लेते हैं, मुंबई में आपको बड़े बड़े बिल्डिंग्स मिल जाएंगे, बहुत बड़े बड़े टावर्स मिल जाएंगे, लेकिन जब बारिश का समय आता है, अच्छा बड़े बड़े बिल्डिंग टावर्स मिल जाएंगे, ढेरों सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिल जाएगी, लिफ्ट, एसी, पंखा, कूलर, बहुत हाईटेक चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन जब बारिश का पानी, बाढ़ आती है तो फिर क्या होता है, पता चलता है उस बिल्डिंग में पानी घुस गई, उस रोड पे इतना सारा पानी चला गया, पता चलता है ये बिजली का पूरा कनेक्शन ही ठप हो गया एक हफ्ते से। तो क्या आप उसको स्मार्ट सिटी बोलेंगे? वो स्मार्ट सिटी नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि वहां पे ऐसी कोई आपदा भी अगर आए तो उसको ध्यान में रखकर भी वो डिजाइन की गई है कि उस आपदा से यानी उस डिसास्टर से उसको इफेक्ट ना पड़े। मतलब उसको पहले से प्लानिंग कर ले कि अगर भविष्य में यहाँ पे बाढ़ आएगी तो वो कितनी हाइट तक आएगी, उसको ध्यान में रखकर वो प्लानिंग पहले से की गई है कि अगर बाढ़ आएगी तो भी कभी रोड पे पानी नहीं भरेगा, ठीक है। उसके लिए लाइट बाढ़ आने पे या कोई ऐसी आपदा आने पे बिजली चली जाती है तो उसका अल्टरनेटिव पहले से वहां पे सेटअप किया गया है कि उसको लेकर भी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। मतलब हर एक भविष्य की जरूरत को भी वहां पे अच्छे से ध्यान में रखा जाता है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जरूरत। ऐसी सिटी को बोला जाता है स्मार्ट सिटी। तो अब कभी अगर स्मार्ट सिटी की बात सुनी तो दिमाग में ये नहीं लेके आना है कि यार वहां पे 6G नेटवर्क चलेगा, वाईफाई फुल चलेगा। तो इसी को सिर्फ नहीं समझना स्मार्ट सिटी कि अच्छा सा स्मार्टफोन है, सारी टेक्नोलॉजी तो स्मार्ट बन गया, नहीं। हर एक इंसान की प्रेजेंट की जरूरत और फ्यूचर की जरूरत, वर्तमान में क्या क्या समस्याएं और फ्यूचर में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं,
इन सब चीजों को ध्यान में रख कर जो शहर बनाई जाती है उसको बोला जाता है स्मार्ट सिटी। ठीक है, तो आई होप कि अब आप लोग को स्मार्ट सिटी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और यहीं पे ये चैप्टर आपका सेटलमेंट वाला भी फिनिश होता है। और मैं इस बात को मानता हूं कि अब आप लोग को ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आज चीज़ें आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब थर्ड चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।